हेलो दोस्तों, तो आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ेंगे। तो डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे और फिर एक सम करेंगे। तो गाइस, जो डेप्रिसिएशन है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में पहले आता था, जो कि था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब यह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आने लग गया है। तो अब डेप्रिसिएशन को AS 10 में ही इंक्लूड कर दिया गया है। इसके लिए अलग से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो पहला पॉइंट ये है कि यह प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर आने लग गया है। तो अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जो डेप्रिसिएशन शैल नाउ बी कवर्ड बाय AS 10। वही मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो थर्ड पॉइंट है, एज पर AS 10 डेप्रिसिएशन सिंपली रिफर्स टू अ सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो सिस्टमैटिक एलोकेशन और डेप्रिसिएबल अमाउंट, इसको समझने के लिए मैं आपको एक्सेल की शीट पर ले आया हूँ। यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है उसको निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो ओरिजिनल कॉस्ट, जैसे आप हमेशा से करते आए हैं। जो डेप्रिसिएशन जब निकालते हैं आप, तो आप यही फार्मूला यूज़ करते हैं। मैं उसको तोड़कर आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑब्लिक री वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे एक मशीनरी है 1 लाख की, इसकी ये होगी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट। ओके गाइज, और लाइफ इसकी 10 साल की है और इसकी रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है। मतलब अगर इस मशीनरी को 10 साल यूज़ करने के बाद अगर हम इसको बेचते हैं तो हमें 10,000 रुपये इस एज ए स्क्रैप जैसे सेल करेंगे तब भी हमें मिल सकती है। तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी। तो गाइज़, अब हम इसका डेप्रिसिएबल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 1 लाख की मशीनरी है और 10,000 इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। तो फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, या कोई रीवैल्यू कॉस्ट हो। तो ये जो 90,000 आ गया, ये हमारी क्या होगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट। तो ये 90,000 हमारा डेप्रिसिएबल अमाउंट है। 10,000 आपको पहले ही पता है ये रेजिडुअल वैल्यू है और ये ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। तो आपको बता दिया मैंने, 1 लाख ओरिजिनल कॉस्ट, 10,000 रेजिडुअल वैल्यू और डेप्रिसिएबल अमाउंट ऐसे निकलता है। तो अब सिस्टमैटिक एलोकेशन, तो अब ये क्या होता है, अब इसको वही बताता हूँ। अब जो 10 साल की हमारी लाइफ है, अब उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, सिस्टमैटिक एलोकेशन। मतलब हर साल हमें 9,000, हर साल हम कितने की डेप्रिसिएशन लेंगे, 9,000 की हर साल। तो गाइज़, ये पॉइंट मैंने आपको समझाया कि डेप्रिसिएबल अमाउंट ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, उसको भी बता दिया। और जो सिस्टमैटिक एलोकेशन, मतलब हर साल सिस्टमेटिकली कितना कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, फैक्टर्स अपॉन विच डेप्रिसिएशन डिपेंड। तो ए पॉइंट है ओरिजिनल कॉस्ट। ये मैंने आपको बता दिया, जो वैल्यू होती है किसी भी एसेट्स की जब परचेज़ करते हैं तो वो ओरिजिनल कॉस्ट होती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब हम एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाते हैं 1-2 साल जब यूज़ करने के बाद, तो उस टाइम जो वैल्यू आती है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होती है।
ये जो वैल्यूएशन करते हैं उसे हम एक्चुअरी कहते हैं। तो सी पॉइंट है रेजिडुअल वैल्यू। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जब किसी भी एसेट्स को यूज़ करने के बाद हम उसको बेचते हैं एज अ स्क्रैप, तो उसके बाद भी जो हमें उसकी वैल्यू मिलती है वो रेजिडुअल वैल्यू होती है और लाइफ पर भी डिपेंड करती है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन। तो किन किन कारणों की वजह से डेप्रिसिएशन होता है। ए पॉइंट है वियर एंड टीयर। अगर हम मशीनरी को यूज़ करेंगे तो वियर एंड टीयर होगा। और बी पॉइंट है पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा एसेट्स की वैल्यू कम होते जाएगी। ऑब्सोलेंस, जो ऑब्सोलेंस होता है गाइस, ये इसका कहते हैं आउटडेटेड। जैसे हमने कोई फ़ोन ख़रीदा और उसके बाद मार्केट में अगले दिन कोई नया फ़ोन उसी प्राइस पर, जैसे 10,000 का फ़ोन ख़रीदा और उसी प्राइस पर 10,000 के प्राइस पर उससे ज़्यादा एडवांस फीचर्स अगर वो फ़ोन कोई कंपनी देने लग जाती है तो वो दूसरा फ़ोन होता है वो आउटडेटेड हो जाता है, जिससे उसकी अचानक से वैल्यू अपने आप बहुत ज़्यादा ही गिर जाती है। 6 पॉइंट है टर्म्स। जो डेप्रिसिएशन के टर्म्स हैं, जो जिसे प्रकार कहते हैं, वो है पहला डेप्रिसिएशन जो एसेट्स पर लगता है, डेप्रिशिएबल एसेट्स, वो भी मैं भी आपको पॉइंट आगे जाके समझाऊंगा। उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। डिप्लीशन वो होता है गाइस एज ए एग्जांपल, ये नेचुरल रिसोर्सेज पर होता है। जैसे अगर कोयले की खदान होती है जिसमें अगर हमें 1 लाख टन तक का कोयला निकालने की उस खदान की अगर क्षमता है, तो हम उसमें से अगर हर साल 1-1 टन भी निकालते हैं तो वो हर साल 1-1 टन से वो डिप्लीट होते जाता है, मतलब कम होते जाता है। तो वो होता है डिप्लीशन। अमोर्टाइजेशन, ये इंटेंजिबल एसेट्स पर लगता है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, इन सब पर ये अमोर्टाइजेशन होता है। हम इस पर डिप्रिसिएशन टर्म्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारा 7वां पॉइंट है टर्म्स डेप्रिसिएशन इज़ यूज्ड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स। तो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि डेप्रिशिएबल एसेट्स किस किस को कहेंगे और इसके क्या क्या टर्म्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी हम एसेट्स को यूज़ उस पर हम डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो डेप्रिशिएबल एसेट्स आर दोज विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय द एंटिटी फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर। उसको 1 साल से ज़्यादा आपको यूज़ करना है। हैव लिमिटेड लाइफ, उसकी एक लिमिटेड लाइफ भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे सोना चांदी ये सब होते हैं ज़्यादा, डायमंड, इनकी लाइफ नहीं होती है, इनकी बहुत ज़्यादा लिमिटेड लाइफ नहीं होती है। तो इस तरह के आप एसेट्स पर आप डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज कर सकते। आप अपनी फर्म में सोना चांदी ला कर रख दिए और डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि उसकी वैल्यू ये हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। तो 3rd पॉइंट है आर यूज्ड। उसको आप या तो प्रोडक्शन में यूज़ करें या तो सप्लाई या एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोडक्शन तो सबको समझ आता होगा। सप्लाई में जैसे कई जैसे व्हीकल्स हैं वो सप्लाई के काम आते हैं, ऐसे कई सारे एसेट्स आते हैं सप्लाई में। और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस पर्पज़ के यूज़ में, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के यूज़ में यूज़ करना। तो गाइज़ अब हमारा 8 पॉइंट है मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन।